नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। करीब 90 दिन पहले नए कृषि कानून के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ। पूरे विपक्ष को बैठे बिठाए मोदी सरकार के विरोध का रेडीमेड मंच मिल गया, यानी तैयार हो गया। हालांकि तब यह कहा गया था कि नेताओं को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अब सियासत खुलकर हो रही है। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जमकर विरोध किया गया। आरोप भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर है। लेकिन आरोप सिर्फ इतना ही नहीं है। संजीव बालियान कह रहे हैं कि एक गांव की मस्जिद से उनके विरोध का ऐलान हुआ और फिर वहां भीड़ जुट गई। बीजेपी समर्थकों के साथ इनकी भिड़ंत भी हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। आखिर विरोध के इस तरीके का मतलब क्या है, इस पर बात करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अब से कुछ देर में मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। लेकिन इसी बीच गणतंत्र दिवस की हिंसा का एक बड़ा आरोपी लखा सिधाना पंजाब के भटिंडा में खुलेआम किसानों के समर्थन में रैली करता दिखा। आखिर यह कैसे मुमकिन है कि दिल्ली का मोस्ट वांटेड पंजाब में खुलेआम रैली कर रहा है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कुछ दिन पहले पंजाब के नतीजे आए थे और आज गुजरात के भी नतीजे आए हैं। क्या वाकई आंदोलन पर भारी है सियासी तैयारी? आज का आर पार, इसी पर देश की सबसे लोकप्रिय बहस। के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। ये कान खोल के जो प्रशासन सुन लियो, अगर गाजीपुर बॉर्डर बनाना आ जाए गिरफ्तार ना करियो। सरकार कान खोल के सुनना, पंच से बात कर ले। हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं। आंदोलन किसानों का बन गया सियासतदानों का। करीब 90 दिन पहले कृषि सुधार के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन क्या पूरी तरह सियासी हो चुका है? राकेश टिकैत खुद सियासी बोली बोल रहे हैं। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो। अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। आएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम। गुजरात को आजाद करवाना है। गुजरात आजाद नहीं हुआ। और जरा मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर देखिए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहाँ एक शोक सभा में शामिल होने आए थे। शोक सभा के बाद जब वो लौटने लगे तो आरोप है कि भारतीय किसान यूनियन आरएलडी के कुछ समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी समर्थकों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। कई लोग घायल भी हो गए। लेकिन इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जो दावा किया वो बेहद गंभीर है। मस्जिदों से मेरे खिलाफ अनाउंसमेंट हुआ कि पहुंच जाओ, संजीव बालियान के खिलाफ जाना। तो मस्जिद से ट्वीट होना 10 मिनट में दिल्ली से, एकदम से फोटो जाना, लोकदल के नेताओं की मौजूदगी, ये पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था। कहीं ना कहीं वे शोरूम में मुझे अपमानित करना चाहते थे, शोरूम में मुझे जलील करना चाहते थे। ये एक बड़ी साजिश है। यानी साफ शब्दों में कहें तो संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि ये सब सुनियोजित था। अब जरा किसान आंदोलन के नाम पर एक और सियासी रंग देख लीजिए। मोदी सरकार का विरोध करते हुए प्रियंका वाड्रा मथुरा की किसान पंचायत में शामिल हुई। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, इसी को न बेचने की कोशिश करें। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए हम नौबत का वक्त रखें। लेकिन इस सियासत के बीच गुजरात से बीजेपी के लिए शुभ समाचार आया। गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा
और कांग्रेस को जोर का झटका लगा। पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम में कांग्रेस को पछाड़ दिया। हालांकि कुछ दिन पहले पंजाब निकाय चुनाव में 8 में से कांग्रेस ने 6 पर नगर निगम में जबरदस्त जीत हासिल की है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी जो लाइन ले रही थी कि किसान आंदोलन का असर पंजाब और हरियाणा तक सीमित है, क्या गुजरात के नतीजों ने उस पर मोहर लगा दी है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसी पंजाब से हैरान करने वाली खबर आई। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला पर हिंसा के लिए उकसाने के मुख्य आरोपियों में से एक लखा सिधाना बठिंडा की एक किसान रैली में शामिल हुआ। यानी जिसे दिल्ली पुलिस तलाश रही है वो पंजाब की रैली में शामिल हो रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आंदोलन पर भारी सियासी तैयारी। और अब आंदोलन में सियासी मिलावट का विश्लेषण सुनिए। यानी आज हम विश्लेषण को वीडियो विश्लेषण दिखाएंगे, यानी तस्वीरों वाला विश्लेषण। आइए बढ़ते हैं नवंबर 2020। आंदोलन का शुरुआती दौर, राजनीति से दूरी का दावा। स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह आंदोलन सियासी नहीं है, इसमें सियासतदान नॉट इनवाइटेड, नेता नॉट इनवाइटेड। 24 जनवरी सिंघू बॉर्डर पर कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे और उनका विरोध हुआ और उन्होंने फिर उसके बाद एक बयान भी दिया कि खालिस्तानी लोग एंटर कर गए हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। 29 जनवरी किसान आंदोलन में जयंत चौधरी। यह वो दौर था जब 26 जनवरी की हिंसा हो चुकी थी और राकेश टिकैत बड़े दबाव में थे और उन्हें आंसू बहा दिए थे। और यहां से राकेश टिकैत का जाट नेता बनने का सफर शुरू हुआ। लेकिन अंदर की खबर यह है कि इस समय आरएलडी के नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर राकेश टिकैत नेता बन जाते हैं तो उनकी कुर्सी भी खिसक सकती है। कुर्सी से मतलब उनकी मठाधीशी जाट वोटों के ऊपर। दंड दीजिए और वो दोषी तो उनको दंड दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर मस्जिद से अनाउंसमेंट ना हुई हो तो संजीव बालियान राजनीति छोड़ देगा। आपके सामने कह रहा हूं। ठीक है संजीव बालियान, आपने स्पष्टता से बात करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा के अंदर। थैंक यू सो मच संजीव बालियान, न्यूज 18 पर अपनी बात को रखने के लिए। अब मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का पवन खेड़ा। आपने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान साहब को सुना, जिनका विरोध हुआ था। उन्होंने बोला ये राजनीतिक विरोध है, ये आंदोलन जो है ये अराजनीतिक था लेकिन अब राजनीतिक बन चुका है। पवन जी, जो व्यक्ति धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता या उनकी पार्टी नहीं हिचकिचाती, उन्हें बड़ी आपत्ति है कि बाकी राजनीतिक दल किसान के मुद्दों पर समर्थन दे रहे हैं किसानों को। मुझे ये आपत्ति नहीं समझ में आई। किसानों को अकेला छोड़ दें क्या हम, जैसे इन्होंने छोड़ा है? हम तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम उनका मंच हाईजैक नहीं करेंगे, हम अपने झंडे बैनर उनके मंच पर कतई नहीं लगाएंगे। वो स्वतंत्रता से अपना आंदोलन करें, लेकिन हम अपनी आवाज उनकी आवाज में जोड़ने में कतई पीछे नहीं हटेंगे। आपने संजीव बालियान जी से बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया, अमीश देवगन जी, आपके प्रश्न बड़े तीखे थे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, या तो आप वाकई इनोसेंट हैं और या आप मजाक कर रहे होंगे। आपने संजीव बालियान को बोला कि आप अपने नेतृत्व को समझाते क्यों नहीं है? आपको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के जो दो नेता हैं इन्हें कोई भी समझा सकता है? संजीव बालियान जी की क्या हैसियत है कि अमित शाह और मोदी जी को वो कुछ समझा सके? और अगर वो अमित शाह मोदी जी को समझा नहीं सकते तो किसानों को क्या समझाएंगे? किसान उनकी बात क्यों मानेंगे? अरे नागपुर तक अब इनके सामने नतमस्तक हो चुका है जिन दो नेताओं के सामने, उन्हें बेचारे संजीव बालियान समझाएंगे? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। नहीं समझा सकते, इसलिए हो सकता है आपने मजाक किया होगा उनके साथ। नहीं, मेरा तो सवाल था, आपको शायद मजाक लग रहा हो, मेरा तो सवाल था क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं तो मेरा ये हक बनता है उनसे पूछना कि आप तो दोनों के बीच में कड़ी हैं। नहीं, अभी यहां कोई कड़ी किसी के बीच में नहीं है। दो लोगों की कड़ी है, अमित शाह और मोदी जी। ठीक है, और बाकी सब सारी सियासत उनके इंतजार में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की कि कब इनका इशारा हो तब पत्ता हिले, हवा चले, सूरज उगे, सूरज अस्त हो। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब टीवी वाला संघ हो गया है, अब इनकी भी नहीं चलती। अब इनके लोग अकेले में जब मिलते हैं तो कहते हैं साहब हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि हम तो रिलायंस सेवा संघ हो गए हैं। आरएसएस वाले खुद परेशान हैं, बड़ी परेशानी की स्थिति है इनकी पार्टी में। इसलिए हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम किसानों के आंदोलन में उनको पूरा समर्थन बिल्कुल होशो हवास में, पूरे जोश में, बुलंद आवाज में देंगे।
सुधांशु त्रिवेदी, अब तो ऑफिशियल है, प्रवंत जी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनको अपना पूरा समर्थन देंगे, बिना झंडे के देंगे, लेकिन समर्थन पूरा देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा आज मथुरा में थी, उन्होंने बोला मोदी सरकार से सावधान हो जाओ, ये गोवर्धन भी बेच सकते हैं। ये बड़ा बयान था अपने आप में। संजीव बालियान को आपने सुना और उस पर पवन खेड़ा की टिप्पणी भी सुनी। आपका समय शुरू होता है। अच्छा, बोलिए सुधांशु जी। आप बिल्कुल, आप देखिए, अब पहली बात तो मैं पवन खेड़ा जी से कहना चाहूंगा कि अब ये वचन दे दें कि ये और इनकी पार्टी के लोग आगे से कभी कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि सरकार नागपुर से संचालित हो रही है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से चल रही है, आरएसएस वाले इसको कंट्रोल कर रहे हैं, या ये नागपुर के रिमोट से चल रही है। सुविधा अनुसार दोनों प्रकार के आरोप नहीं चल सकते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे नेता को कोई समझा सकता है, नहीं समझा सकता है। इसके बारे में इनकी टिप्पणी अंदर न रहते हुए बहुत पता पर एक बात दावे के साथ कही जा सकती है, इनके नेता पर तो वो कहावत लागू होती है, ऐसी समझ जो समझे खुदा। यानी वो तो इतने समझदार हैं, या तो खुदा यानी खुद ही समझा सकते हैं या खुदा ही समझा सकता है। उनको तो शायद खुदा भी नहीं समझा सकता, जैसी उन्होंने शानदार समझ पिछले कुछ समय में दिखाई है। अब आई बात गोवर्धन की। देखिए, अभी संजीव बालियान जी बोल रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव जी वही तो है ना जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को सीएम नहीं बनने दिया था 1990 में। कांग्रेस पार्टी वही है ना जिसने चौधरी चरण सिंह जी को पीएम बनाकर उनके साथ धोखा किया था। और तो और ये आप देखिए, ये दोनों लोगों का धोखे का इतिहास पुराना है। अब प्रियंका जी ने कहा कि गोवर्धन न बेच दें, तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, गोवर्धन से एक बात आती है, आप कितना छोटा किसी को सिद्ध करने की कोशिश करें, कितनी छोटी चीज से तुलना करें, महिमा नहीं बदलती है। एक दोहा है कि जे बड़ेन को लघु कहें, नहीं बड़ेन घटिजात, गिरधर मुरलीधर कहें, महिमा बदलत ना है। यानी भगवान कृष्ण को आप ये कहें कि वो गोवर्धन उठाने वाले गिरधर कहें या छोटी सी मुरली वाले मुरलीधर कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जितने भी प्रकार के आरोप लगाना चाहें, उससे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। और मैं एक और बात रोचक कह दूं, जनाब, अगर राकेश टिकैत उभर के नेता बन के राजनीति में आएंगे तो ये कोई भी राजनीति का समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि वो समस्या किसके लिए खड़ी करेंगे। बड़ा चौधरी कौन होगा, चौधरी अजीत सिंह या चौधरी राकेश टिकैत? क्योंकि ये मान लिया जाए कि वो तो भाजपा विरोधी मतों में बंटवारा करने के लिए आएंगे। हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, संजीव बालियान ने कहा 2022 में शामिल हो जाएगा। और रहा जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए वो विगत 30 वर्षों से अपनी जमीन बचाने के लिए प्रयत्नशील है कि अपनी हैसियत बनाने के लिए, कि मुझे कुछ कहीं कोई उत्तर प्रदेश में हैसियत बनती दिखाई पड़े तो ठीक है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए उनका प्रयास करने का अधिकार है। पवन खेड़ा, देखिए दो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग तक सीमित है। पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, हालांकि बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं थी, लेकिन जहां जहां पहले थी वहां भी हार गई। कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई। गुजरात के अंदर बीजेपी ने आज एक बड़ी जीत दर्ज करी। बीजेपी बार बार एक ही लाइन लेती है कि पंजाब से का आंदोलन है, हरियाणा के कुछ इलाकों तक सीमित है। लेकिन क्या आपको लगता है अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ध्यान कांग्रेस पार्टी का बड़ा है, आप लोग इसको पॉलिटिकली कैश करना चाह रहे हैं? अमीश देवगन जी, आपने पंजाब के स्थानीय निकायों के चुनावों का जिक्र किया, गुजरात का किया, मेरे राज्य को भूल गए, राजस्थान। वो क्या दिखाता है? वहां भी तो कांग्रेस की भारी जीत हुई है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते। 3 स्थानीय निकायों के चुनावों की चर्चा कीजिए, उसमें 2 में कांग्रेस जीती है, 1 में भाजपा जीती है। क्या साबित होता है इसमें? पहले तो ये हालत थी, आज से 1.5-2 महीने पहले इनके नेता, इनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि फला जगह पंचायत चुनाव हम जीत गए, देखो किसान आंदोलन ठप हो गया। अब वो नहीं दिखते, क्योंकि देख गया ना पंजाब में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने देख लिया राजस्थान में क्या हुआ। इसलिए अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। पंजाब का शहरी इलाका भी कृषि कानूनों के ऊपर अपनी निर्भरता उनकी कृषि पर है, कृषि व्यापार पर है, तो वो अच्छी तरह समझते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी। गुजरात का शहरी वोटर का निर्भरता कृषि पर इतनी नहीं है, तो इन काले कानूनों का प्रभाव वहां के मत पर नहीं पड़ता। तो इसमें कहीं कोई साइंस और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं, बड़ा स्पष्ट दिखता है ये। अब आप बताइए कि सुधांशु जी पूरा इतिहास बताते रहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के साथ ये हुआ, फला के साथ ये हुआ। बैठे बैठे
कृष्ण भगवान के साथ नरेंद्र मोदी जी की तुलना करते हैं। अरे साहब, भगवानों को तो बख्श दीजिए, आपके लिए भगवान होंगे मोदी जी, आपको मुबारक हो आपके भगवान। हमारे भगवानों को तो अकेला छोड़ दीजिए, कम से कम उनका स्तर इतना नीचे मत लाइए कि मोदी जी की तुलना अब आप कृष्ण भगवान से करने लगे। मोदी जी एक इंसान है और अच्छा इंसान बनना चाहिए सबको, उम्मीद करता हूं और अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन भगवान तो कतई नहीं है, इसलिए कम से कम ऐसी तुलनाएं मत कीजिए। राहुल गांधी के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कोविड पे जब राहुल गांधी ने आपको समय रहते बार बार चेतावनी देने की कोशिश की, तो आप तो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे पूरे देश में। क्या कर रहे थे आप? सरकारें गिराने की कोशिश कर रहे थे मध्य प्रदेश में। तो राहुल गांधी के ज्ञान पर तो प्रश्न चिन्ह अब आप लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। जी जो आप राहुल गांधी का नाम लेते हैं, लोग आप पर हंसते हैं कि देखो ये अच्छा एक नेता है, उसकी हंसी उड़ा रहे। मत करिए, अब आपको शोभा नहीं देता, अब इसकी मियाद खत्म हो गई, कुछ और नया लाइए। अपनी जो आपकी विफलताएं हैं उनको छिपाने के लिए कोई नए बहाने लाइए, ये नहीं चल पाएंगे। जी सुधांशु त्रिवेदी जवाब, लेकिन आपने चुनावों का जिक्र किया तो इस आंदोलन के समय हमने पूरे रिसर्च करी है। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ जो एनडीए ने जीता, ग्रेटर हैदराबाद का नगर निगम चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, बीजेपी नंबर 2 पे रही, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी का ठीक प्रदर्शन रहा, पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई, गुजरात निकाय चुनाव जिसके नतीजे आ जा रहे हैं उसमें बीजेपी की जीत हुई। ये सुधांशु त्रिवेदी। पॉइंट नंबर 2, आपके नेताओं का विरोध हो रहा है तो वो 5 लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का विरोध होता है तो वो पूरे गांव विरोध करने लग जाता है, या सपा का विरोध होता है तो पूरा गांव विरोध करने लग जाता है। ऐसा क्यों? आपके साथ हर जगह षड्यंत्र हो जाता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुजफ्फरनगर हो। संजीव बालियान जी के विरोध का वीडियो देख लीजिए। नहीं, मैंने देखा वो वीडियो। संजीव बालियान जी के साथ के विरोध का वीडियो देख लीजिए। मैंने विरोध का वीडियो देखा है, मैंने लोगों की बाइटें भी सुनी है। हमारा चैनल है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, जो कि हर जगह उसका स्टिंगर रिपोर्टर मौजूद रहता है, तो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन मेरे पास भी काफी सारी है। सुधांशु जी जवाब। हाँ, तो अब मैं उसका बाकायदा विधिवत उत्तर दे देता हूं। आपने जो चुनावों की बात कही, पवन खेड़ा जी स्वयं राजस्थान से आते हैं, उन्होंने राजस्थान के स्थानीय निकाय के चुनाव तो याद रहे। इस राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनावों में क्या हुआ? गांव में किसान रहता है ना, वहां तो भाजपा जीती। और जाड़ा शुरू हुआ था जब से किसान आंदोलन चल रहा था, तब से हम सुनते रहे दिल्ली हाईवे जयपुर हाईवे जाम होगा, जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करेंगे। जाड़ा खत्म होने को आ गया, जाम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी कहते इनके ज्ञान के ऊपर कोई प्रश्न ना उठाएं। इन्होंने 2 हफ्ते में 2 करोड़ किसानों के साइन करके राष्ट्रपति को दिए थे कि 2 करोड़ किसानों ने सिग्नेचर किए हैं। और जिस दिन चक्का जाम था, जिसको इनका पुरजोर समर्थन था, ये 2 लाख लोग सड़क पे नहीं उतार पाए। 3 राज्यों में 3 घंटे के लिए चक्का जाम नहीं कर पाए। उसी दिन नड्डा जी का बंगाल में बाकायदा परिवर्तन यात्रा चलती रही। तो वो सबको दिखाई पड़ता है कि किसान के मामले में आपकी कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। और जहां तक आपने ये बात कही मोदी जी से, अरे भाई मोदी जी तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, बराबरी नहीं करते भाई साहब। ये तो आप क्या होता है, नेता का जिंदाबाद लगता, हमारे यहां सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता की जय लगता है। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन की अगर आप पवन कुछ कह रहे हैं, पवन तो फिर मैं फिर एक बात सिर्फ एक बात चुनाव में नारा होता है, एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अरे एक बात सुन लीजिएगा भाई, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां पे आप सत्ता में हैं, अरे छोड़िए ना, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में लागू है कि नहीं? ठीक है, मैं प्रोफेसर रागी को लेकर हमारी किसी पार्टी की मीटिंग में मोदी जी ने यह नारा लगाया, मोदी जी ने सिर्फ नारा लगाया भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब ये स्थिति आएगी और सुनिए, आपके यहाँ तो वो नेता थे राजस्थान के चुनाव में, याद है आपको, भारत माता की जय बोल रहे थे, उसका हाथ झटक दिया था कन्ना जी मंत्री, और उसके बाद उन्होंने कहा सोनिया गांधी जिंदाबाद लगाओ। मतलब भारत माता की जय का नारा रोककर सोनिया गांधी जिंदाबाद। अरे मान्यवर, वो वीडियो आज भी अवेलेबल है। राजस्थान के 2018 के चुनावों में बीडी कल्ला आपके बड़े नेता, आज की डेट में मंत्री, इसलिए उस विषय को तो अलग रखते हैं। अब मैं किसान मैं रुक करता हूं प्रोफेसर रागी का मेरे साथ 3 मेहमान और हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भी, प्रोफेसर रागी माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं मैं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि अभी आपने सुना पवन जी को भी, पवन जी क्या कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब इसको कैश कर रही है या फिर कोई भी दल है उसको कैश कर रहा है? अगर वो बीजेपी की परेशानी है तो वो निश्चित तौर पर बाकी दलों के लिए एक तरह से ल्यूक्रेटिव पोजीशन होगी उसको कैश करने के लिए पॉलिटिकली।
देखिए, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है तो स्वाभाविक है जिस जमीन को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खो दिया है और अन्य राज्यों में खो दिया है, वहाँ से वो निश्चित तौर पर वो सत्ता के शीर्ष तक पहुँचने के लिए सारी कवायद कर रही है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी चीज़ों को एनकैश करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसमें इतना एनकैश करने की क्षमता है क्या? हमने देखा, अभी सुधांशु जी ने कहा 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर प्रतिवेदन देना। 2 करोड़ जिस दिन कांग्रेस पार्टी किसानों का हस्ताक्षर इकट्ठा कर ली, यकीन मानिए भारत में सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कांग्रेस की आज का राजनीतिक वजूद ऐसा है नहीं। दूसरी बात, किसान आंदोलन पर जरा राहुल गांधी का आप लोकसभा के अंदर का वक्तव्य देख लीजिए। एक लगता है जैसे 10th क्लास पास का बच्चा भी उससे बेहतर मुझे लगता है कि भाषण दे देता। एक भी सारांश में एक भी तथ्य और एक भी तर्क राहुल गांधी के तर्कस से नहीं निकले। जो एक समय था जब विपक्ष का व्यक्ति बोलता था तो सत्ता को, और ऐसा नहीं था कि उनके पास बोलने के लिए नहीं थे, काफ़ी कुछ थे। लेकिन दिक्कत राहुल गांधी की यही है कि राहुल गांधी की अपनी समझ किसान आंदोलन पे या किसी भी मुद्दे पर उनका अपनी ओरिजिनल कोई जानकारी नहीं होती है, उनमें तर्क की बहुत अभाव है, न ही उनमें विश्लेषण करने की क्षमता। पर आज आपने प्रियंका गांधी को भी सुना होगा, मंच उनको प्रोवाइड किया गया था। आज आपने प्रियंका गांधी को भी सुना होगा। बस प्लीज, वो लगातार किसान महापंचायतों में जा रही हैं। सुन लीजिए, मैं अपनी देखिए, स्वाभाविक है प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो स्वाभाविक है कि प्रियंका गांधी दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी चाहेंगी कि उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो छिटक करके वहां से निकल गया है, तो स्वाभाविक है कि उसको दोबारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? क्या जिसको हम जाटों का क्षेत्र ये कहते हैं, जाटलैंड जिसको बोला जाने लगा, क्या वो लोग वो भूल जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी थी जो वहां के लोगों की महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किया था और उनकी हत्या, उनके भाइयों की हत्या कर दी? क्या मुजफ्फरनगर के कांड को वहां के लोग भूल जाएंगे? क्या वहां के आसपास के जिलों में किस प्रकार की दहशत फैलाई गई है एक समुदाय विशेष के द्वारा, क्या वो भूलने के लिए तैयार हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर का दौरा मैंने भी किया था, मुझे नहीं लगता है। एक अंतिम प्लीज, आपने अपनी बात को रखा, आपने राहुल गांधी पे भी बोला, आपने कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगाया। पवन जी 40 सेकंड बोले, फिर आप बोल लीजिएगा 40 सेकंड में आपको मौका दूंगा। और मेरे साथ 2 किसान नेता भी हैं, पुष्पेंद्र चौधरी और चौधरी वीरेंद्र सिंह, मुझे उनका भी रुख करना है। पवन जी बोलिए। हमारे मित्र संगीत रागी 20 सेकंड दे दूंगा प्रोफेसर रागी। गलत बात। अरे मेरी बात आपको गलत लग रही है, लेकिन मैं आपको 25 सेकंड दे दूंगा। लेकिन आपने आरोप लगाया तो हक बनता है पवन खेड़ा का वो जवाब दे। पवन जी जवाब, मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगा। संगीत रागी जी बहुत ही, मैं अपने बड़े भाई पवन खेड़ा नहीं बड़े तो अपने बड़े भाई पवन खेड़ा जी से 10 सेकंड लूंगा। नहीं ऐसा नहीं, मेरे से उम्र में बड़े हैं तो थोड़ा दिल भी बड़ा रखिए, उम्र में तो बड़े हैं आप मुझसे। चलिए संगीत रागी जी, चलिए आपके अपने लोग आरएसएस के कई हमारे भी मित्र हैं जो आरएसएस में हैं, आकर कई बार बोलते हैं कि साहब बड़े हम भी परेशान हैं। आज मुझे लग गया कि आप भी उसी मंडली में शामिल है जो इस सरकार से परेशान है। मैं तो भूल चुका था वो नारा जो राहुल गांधी ने संसद में दिया, आपने इशारे से मुझे याद दिला दिया, वो हम दो हमारे दो वाला नारा। और अब आरएसएस के अपने लोग कहते हैं कि जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानते थे, अब वह भी, माफ कीजिएगा अमीश जी आपसे भी माफी मांगते हुए, वह भी रिलायंस सेवा संघ जैसा हो गया है, वह भी चुप हो गया है। किसान कानूनों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी 2 फाड़ हो चुके हैं, परेशान हो चुके हो। आप भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हो, जो वो जमीन जो मोदी और शाह ने ले ली है। तो आपकी दुख मैं समझता हूं, आपकी पीड़ा मैं समझता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे याद दिलाया वो हम दो हमारे दो का नारा जो राहुल गांधी ने दिया संसद में। इशारा मैं आपका समझ गया था कि आप चाहते थे मैं वो नारा यहाँ सुनाऊं। ठीक है, आपने धन्यवाद बात को रखा। और मुझे लगता है कि प्राइवेट कंपनीज को बीच में नहीं लेके आना चाहिए, वो विषय हमारा नहीं है। सरकार में और सरकार की नीतियों में प्राइवेट कंपनियों को नहीं आना चाहिए, मैं सहमत हूं आपसे। प्रोफेसर आगी। अमीश जी, पवन जी, संघ की जमीन उसकी शाखा है और संघ का संस्कार भूमि भी उसकी शाखा है, और जो वनवासी क्षेत्र सुदूर क्षेत्रों में काम करती है, सेवा भारती के माध्यम से जो काम करती है, वही उसकी पूंजी, वही उसकी कमाई पूंजी है। तो उस पर तो जिक्र नहीं करें, बेहतर बात है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। क्या राहुल गांधी को आज तक आप लोग समझा पाए हैं?
क्या राहुल गांधी को आज तक समझा पाए हैं कि ऐसी नादानियां नहीं करें? आपको मैंने कहा क्या कि एक 10th क्लास बच्चा भी मुझे लगता है कि संसद में बेहतर भाषण देता, कृषि बिल पर बेहतर बात करता, लेकिन राहुल गांधी को आप हम जानते हैं कि आप कितना दुखी होते हैं। आप यदि मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि यदि पवन खेड़ा जी राहुल गांधी की जगह होते तो बहुत बेहतर होता। मैं आपको समझा देता हूं। ये मोदी जी का 56 इंच आरएसएस ने नापा है कभी? कहां है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं कहा को कांग्रेस के बड़े नेता, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सामने वो कहते हैं कि यदि यही आदमी ठीक होता तो हमारी ये दुर्दशा होती। सर, राहुल गांधी के लिए तो यही कहते हैं कि यदि राहुल गांधी और गांधी परिवार ही ठीक होता तो ये हमारी कांग्रेस की दुर्दशा ही नहीं होती। संघ कभी नहीं देखा। मोहन जी भागवत ऐसे झुके हुए नतमस्तक कभी नहीं देखे। मुझे लगता है विषय पे रहना चाहिए। मैं पुष्पेंद्र चौधरी का रुख करता हूं। पुष्पेंद्र चौधरी और आप भी यही मानते होंगे। किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र चौधरी, माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, अभी आपने संजीव बालियान को सुना, क्या आपको लगता है किसान जो है वो किसी की 13वीं में कोई शोक सभा में गया हो उसके बाहर विरोध करते हैं? आपको लगता है ऐसा होता है? क्या ये शिष्टाचार है? मुझे आशा है कि जिस प्रकार बाकी जी बिल्कुल सर, हाँ, मुझे आशा है कि जिस प्रकार बाकी लोगों को समय दिया, मुझे 2-2.5 मिनट दे देना, मेरा काम हो जाएगा। ये जो 13वीं में गए थे उसके बाद ये किसी और पूर्व ग्राम प्रधान के यहाँ जाकर के बैठक करना चाह रहे थे, उसका विरोध किया गया था। उसका विरोध होते ही इन्होंने अपने गुंडे जो इनके साथ थे 50 आदमी, लाठी डंडे और पिस्टल लेकर के, और वो इन्होंने हिंसा कारित की। उस पर बहुत बहस हो चुकी, बहुत बात हो चुकी। जो किसान यहाँ 2 लाख के करीब दिल्ली घेरे पड़े हैं और 200 से ज़्यादा शहादत हो गई हैं, सरकार पूरे तरह से असंवेदनशील बनी हुई है। और यहाँ पर हमारे सुधांशु भाई दम्भ में कह रहे हैं कि चुनाव हम वहाँ जीते, वहाँ जीते, यहाँ जीते। मैं आज देश के सबसे बड़े चैनल जो आपका है और सबसे प्रख्यात जो एंकर है अमीश देवगन, उसके चैलेंज देता हूँ उसके प्रोग्राम पे। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बहुत ढोल पीटते हैं। आप सारे देश में चुनाव कराइए, तत्काल चुनाव कराइए, सारे प्रदेशों में चुनाव कराइए, मध्यावधि चुनाव कराइए, आपको पता लग जाएगा आप कहां खड़े हुए हैं। आप यहां जीत गए, वहां जीत गए। 70 करोड़ किसान, 30 करोड़ मजदूर इस देश में हैं। आप चुनाव कराइए। युवाओं को आपने नौकरी नहीं दी, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। आपने जो 90 और 100 रुपए में आप पेट्रोल बेच रहे हैं, कुर्ता फाड़ करके आप प्रदर्शन करते थे, 60 रुपए में बेचते थे ये लोग। इतनी खराब स्थिति में है। जीएसटी के माध्यम से आपने व्यापारियों पे शिकंजा कस दिया है। आप कह रहे हैं व्यापारी आज, अच्छा, सूरत से बड़ा व्यापारिक टाउन कौन सा होगा? वहां पर बीजेपी की जीत हुई है, कौन सा होगा? अरे मैंने कह तो दिया, सारे देश में चुनाव करा दीजिए, खुली चुनौती है इनको। गुजरात के अंदर निकाय चुनाव हुआ ना, सारे देश में चुनाव करिए, निकाय नहीं, सारा चुनाव करिए। तो निकाय चुनाव में पब्लिक वोट नहीं डालती क्या? चौधरी साहब बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? विधानसभा के, सारे लोकसभा के चुनाव कराइए तत्काल। मध्यावधि चुनाव की तरफ देश बढ़ रहा है। तो आप चाहते मध्यवर्ती चुनाव हो जाए देश के अंदर? तो चुनाव के माध्यम से वीरेंद्र चौधरी वीरेंद्र सिंह महेंद्र सिंह टिकैत के साथ इन्होंने आंदोलन करे हैं। वीरेंद्र चौधरी बोलिए। केवल एक लास्ट लाइन। पुष्पेंद्र जी, अब आपने अपनी बात को रख लिया ना। वीरेंद्र चौधरी जी, इन्हें बंद करो। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ लास्ट। अमीश जी, चौधरी साहब आप बोलिए। पुष्पेंद्र जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। अमीश जी, निवेदन यह है कि पहले तो किसान के, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? आपने मुझे किसान नेता बताया, बड़ी मेहरबानी। मैं नेता नहीं हूँ, मैं मामूली किसान हूँ, मैं नेतागिरी नहीं करता। मुझे इसलिए पूछा आपने, मैं चौधरी साहब के साथ रहा, मैंने 516 दिन जेलों में काटे हैं। मेरी पत्नी की डेथ, कभी अपने आदमी को पूछ के मेरे गाँव में पता करना किन हालात में मेरी पत्नी की डेथ हुई थी और कब पुलिस ने मुझे छोड़ा था। ये बहुत आसान है, किसान बन के आ जाना। प्रियंका जी घूम रही है बेचारी, कभी गोबर हाथ में लेकर गुस्से पात के उसकी जो बदबू होगी, हमें तो खुशबू आवे हमारी घर के, उन्हें जो बदबू महसूस होगी वो किसी डिटर्जेंट उससे जो है सैनिटाइजर से ठीक नहीं होने की। ये अभी तो राहुल गांधी का जो फार्मूला था आड़ू से सोना बनाने का, उस पर भी काम नहीं चला आगे। अभी वो एक एमपी के कांग्रेस के 24 इंची लंबा आड़ू पैदा करे थे, उस पर भी काम नहीं चला। रही बात संजीव बालियान के रेफरेंस की, क्योंकि मैं इस जिले का निवासी हूँ, मुजफ्फरनगर का, भैंसवाड़ गए थे, संजीव ने ललकार के कहा था कितने विरोधी आ जाओ सामने, 10 मिले थे, 10, यहाँ 4 थे शोरूम में। ये वहां की बात ना करें। रही बात ये जो है, राहुल गांधी जी बेचारे
एक कल्चर जाने है, एग्रीकल्चर तो क्या समझेंगे भाई, ये जाने है वो पैडी कही है एक इनका सलाहकार, जिसे बिस्कुट खुआवे नेता बाहर बैठे रहे, ये पैडी को बिस्कुट खुआओ जा, वो पैडी सलाहकार है। पैडी कल्चर केवल जानते हैं राहुल गांधी। देखिए नेहरू जी के सामने शाबाश चरण सिंह, शाबाश है उस शहीद उसको, स्वर्गीय चरण सिंह को, नेहरू जैसी शख्सियत के सामने कोऑपरेटिव फार्मिंग का उसने गुब्बारा फाड़ दिया था, जिसकी वजह से किसान आज रुके हुए। शायद खेड़ा जी भूल गए होंगे, इनके नेता क्या स्कीम बना रहे थे, इन्हें जितने दिन ये उसमें रहे, अरे देफा में चीन इन्होंने घुसाया, नेहरू जी का आप अपने विषय तक सीमित रहे ना सर। अब आप चीन पे भी बोलेंगे, अब आप पाकिस्तान पे भी बोलेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे सर? आपने अपनी बात को रखा, आपने ये जब सर मेरा निवेदन, नेताओं को ये जब बहुत अंतर्राष्ट्रीय लोग, ये जब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लोग जब बोलना पड़े, ये बुलाया ना अंतर्राष्ट्रीय लोगों को, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, एग्रीकल्चर क्या जाना है, ये अंतर्राष्ट्रीय चौधरी साहब थोड़ी राहत दीजिए मुझे भी। एग्रीकल्चर का क्या पता? अच्छा आपकी तस्वीर भी नहीं दिख रही, आप क्या आप स्काइप कर रहे हैं, ऑडियो भी जा रहा। ओके पवन जी जवाब। इनको क्या जवाब दें, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, इनको पूरा इतिहास भूगोल सब कुछ जानकारी है, तो मैं इनसे नहीं बात करूंगा, मैं सीधी बात करूंगा। चौधरी साहब सीधी बात करूंगा। चौधरी साहब आप अनुभवी आदमी हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए सर। करने दीजिए इन्हें नेतागिरी, ये अपनी नेतागिरी झाड़ना चाहते हैं, झाड़ने दीजिए, इनका भी हक है, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? ये आलू सोने की बात मोदी जी ने की थी, नेताजी सुन लीजिए, ये आलू सोने की बात नेताजी ने मोदी जी ने की थी, आपके नेताजी ने। आप आरएसएस के बीजेपी के आदमी हैं तो बोलिए ना, क्या यहाँ बोले जा रहे हो? ये अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं और करिए, और यहाँ अमीर देवगन जी बुलाइए किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता को। हमको ये तो बहुत बड़े लश्कर का नहीं हूँ, आरएसएस का युग नहीं होंगे, यहाँ किसानों की बात करिए, किसानों की बात करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, किसानों की बात करने जा रहे हैं, करोड़ों किसानों की, किसान की बात करने की हिम्मत नहीं है, किसान की हिम्मत है नहीं किसानों की बात करने की। चलो सिंह बात चलो, यहाँ बैठकर नेताजी नहीं झाड़ रहे, दुकानें, ये दुकानें खोलकर मत बैठे, यहाँ बैठकर दुकानें मत चलाइए अपनी, ये क्या बिजनेस बना के रखा है, किसानों को बेच रहे हो तुम लोग यहाँ बैठकर। मोटी चमड़ी हो रही है, बहुत नेताओं की मोटी चमड़ी हो रही, खासतौर से कांग्रेसियों की, समाजवादियों की। वीरेंद्र जी, चौधरी साहब देखिए आपकी उम्र है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अब आपने अपनी बात को रखा सर, आपको हमने पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात को रखा। 2-2.5 मिनट आपने पहले बोला, 1.5 मिनट पहले बोला, फिर आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि दूसरे की भी बात सुन ले, फिर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्काइप पर है, आपको ऑडियो भी नहीं आ रहा, मेरा निवेदन स्वीकार करें सर। ओके, लेकिन इसी बीच अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है गुजरात की जीत पर कि विपक्ष को नकारा है, कांग्रेस की बुरी हार हुई है। और इसके अलावा अमित शाह ने बोला है कि नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर गुजरात ने भरोसा दिखाया है। बीजेपी की जीत पर अमित शाह, देश के गृह मंत्री का बड़ा बयान, बीजेपी ने 85% सीटें जीती हैं, यह कहा है। पीएम के नेतृत्व में यह बड़ी जीत हुई है, यह अमित शाह ने कहा है। कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली है, यह कहा है अमित शाह ने। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिली है। क्विकली पवन जी आप अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड में। अमित शाह का रिएक्शन भी आ गया है, 30 सेकंड, देन सुधांशु जी। चौधरी साहब मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। नहीं, आपका प्रश्न क्या है अमीश जी, आपने क्या सवाल रखा? मेरा सवाल बहुत सीधा है कि क्या आपको लगता है, जैसे अमित शाह का जो बयान आया है उस पर आपका रिएक्शन, और दूसरा पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति अगर किसान आंदोलन में मिलेगी तो उसका फायदा किसानों को नहीं होगा? जैसे आप अपना पेशा कर रहे हैं पत्रकारिता, मैं अपना पेशा कर रहा हूं पॉलिटिक्स, इसमें गलत क्या है? आप किसानों का मुद्दा उठाते हैं ना अपने प्रोग्राम में, तो मैं भी अपनी राजनीति में किसानों का मुद्दा उठाता हूं, इसमें गलत क्या लगता है आपको? मैं अपनी राजनीति किन मुद्दों पर करूं बताइए? मौसम बड़ा सुहाना है, इस पर बात करें। मौसम की बात करनी है या शेयर मार्केट की बात करनी, किसकी बात करूं? मेरी राजनीति महिला सुरक्षा, बेरोजगार, छोटे व्यापारी की समस्या, किसानों की समस्या, मैं अपनी राजनीति इसी पर करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं अपनी राजनीति इसी पर करता हूं, मैं बांटने वाली राजनीति नहीं करता। ठीक है, तो मुझे आप कम से कम, ये लोग पता नहीं क्या इनको आपत्ति है कि भाई कांग्रेस राजनीति किसानों पर कर रही है। ठीक है, सुधांशु का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, वो कह रहे हैं मेरा पेशा है राजनीति करना, मैं करूंगा, आपत्ति क्या है? देखिए मैं अभी कहना चाहूंगा, जब चौधरी बीरेन सिंह जी ने बोला, उससे पहले पुष्पेंद्र चौधरी जी बोल रहे थे। पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान नेता होकर मध्यावधि चुनाव पे आ गए, पवन खेड़ा जी को आपत्तिजनक नहीं लगा।
और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बता रहे 516 दिन जेल में रहे, उनके प्रति आक्रोश फूट पड़ा इनके मन में। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर की बात अगर कही तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 7 साल पुरानी तो बात है, जब एक तरफा मुकदमे दर्ज हुए थे, सिर्फ एक तरफा सहायता दी जा रही थी और केंद्र में सरकार में शामिल थी समाजवादी पार्टी। राहुल जी या प्रियंका जी में से कोई एक गया था, चू भी बोला था, सरकार आपके साथ थी। और पुष्पेंद्र जी बता दीजिए, क्या उस समय अखिलेश यादव की सरकार ने यह नहीं कहा था कि एक ही समुदाय को सहायता देंगे, मुआवजा, तब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब देना पड़ा था। यह बताइए उस समय की चीजें इतनी जल्दी भूल गए। चलिए पुरानी बातें नहीं याद है, चौधरी चरण सिंह के साथ क्या धोखा किया, चौधरी अजीत सिंह के साथ क्या धोखा किया, 88 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ जब आंदोलन हुआ था दिल्ली की सीमा के ऊपर, किसान मारे गए थे। सुधांशु, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रोकना, लेकिन वाकई ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ये इस करवट जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जैसा 2019 में हुआ, अकेले भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, तमाम विरोधी एक तरफ थे जिसमें बसपा, सपा और आरएलडी थे। क्या इस बारी भी कुछ ऐसा ही माहौल बनने जा रहा है? मैं एक ब्रेक के बाद ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, यह चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन मैं आपको आज का निष्कर्ष, आज की बहस का निष्कर्ष जरूर बताना चाहता हूं, और वो निष्कर्ष ये है कि 13वीं पर और किसी की शोक सभा के बाहर हंगामा करना हमारे संस्कारों का, सभ्यता का हिस्सा नहीं है। चाहे विरोध जितना भी हो, आप सोच के देखिए, जो कुछ हुआ उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।